Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about seated previous year paper. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर को और प्रीवियस ईयर पेपर में भी स्पेशली सीडीपी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम देखते हैं ये जो पेपर है ये 11 जनवरी 2022 का है, मतलब इसी साल जो सीटेट का एग्ज़ाम जो ऑनलाइन मोड में हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, assertion a child development progress can be accurately measured by comparing her rate of development with the other children of same age। यहाँ same age आना चाहिए some age की जगह। Reason, pattern and rate of development of a children is uniform and remains same for all children across the culture। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तो जब कभी भी हम सीडीपी में बात करें, चाइल्ड पेडागोगी की बात करें, वहाँ पे हम किसी को किसी से कंपेयर करने की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं कि हर एक पर्सन में अलग अलग खूबियाँ होती है, अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, उनके अंदर अलग अलग पॉजिटिव एटीट्यूड्स होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। ये जो असर्शन है, कथन है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। तो अभी हमने बात करा क्या कि विकास की जो गति होती है, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो अलग अलग परिवेश में पलता बढ़ता है, मतलब उसे डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है, उसका हेरिडिटी जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर उसके मदर फादर इंटेलिजेंट है तो बच्चों के भी इंटेलिजेंट होने के चांसेस बनते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि रेट ऑफ डेवलपमेंट जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, वेरी होता है। हाँ, लेकिन वो अक्रॉस द कल्चर सेम होता है। सेम होने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट इंडिया में है वही रेट ऑफ डेवलपमेंट अमेरिका या फिर किसी और कंट्री में देखी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई बच्चा जो है, अगर मान लो इंडिया में सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज पे है, फिर वो जाएगा प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फाइनली ऑन फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक उसी तरीके से अमेरिका में भी बच्चा इन सारे स्टेप्स को पार करेगा। ये नहीं कि डायरेक्टली जो वहाँ जो बच्चा बॉर्न हो रहा है वो सीधा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की लेवल होगी उसकी थिंकिंग की। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों ही गलत है, कथन भी गलत है और रीज़न भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a children learns to hop and jump before learning to play football. विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट। एक बच्चा जो है वो हॉप करना और जंप करना सीख लेता है फुटबॉल खेलने से पहले। तो ये कौन से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को इलस्ट्रेट कर रहा है, सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, यहाँ प्रोनीमोडिस्टल नहीं आएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल, रिवर्सिबिलिटी या फिर इक्विलिब्रिएशन। तो ये क्या है, सिफेलोकॉर्डल है। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्षगामी। ठीक है, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर होगा शीर्षगामी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो डेवलपमेंट के बारे में सही नहीं है, नॉट है क्वेश्चन में। तो नॉट पे आप फोकस करोगे जब कभी भी आप सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं,
तो इससे काफ़ी सारे प्रीवियस वीडियोस हैं जिसमें मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करा है कि अगर कहीं किसी स्टेटमेंट में ओनली का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक उसी तरीके से अगर किसी स्टेटमेंट में नॉट का यूज़ किया जा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, नॉट को नहीं पढ़ते हैं और फिर गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा गया है कि डेवलपमेंट के बारे में क्या सही नहीं है। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो ये बिल्कुल सही है। अभी अभी हमने डिस्कस करा कि जो एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पे ही। डेवलपमेंट इज समहाउ प्रेडिक्टेबल, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल। अगेन सेम जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो यूनिवर्सल तो है, ठीक है, कि हर जगह एक जैसा ही होगा, बट यूनिफॉर्म नहीं है। अलग डिफरेंट चाइल्ड में रेट ऑफ डेवलपमेंट जो होगी वो डिफरेंट होगी। मीन्स जो सही नहीं है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। हिंदी में भी हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। एक समान दर नहीं होती है, ये गलत है, सार्वभौमिक तो होती है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो ये थर्ड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Children pick up ways of behaving appropriately as per their culture from their friends, media, and various other sources. Socialization is a complex process that takes place through various formal and informal means. क्या दिया गया है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्त, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि बच्चे जो है कि कैसे हमें मतलब अपने समाज में बिहेव करना है वो कहाँ से सीखते हैं। सबसे पहले तो अपनी फैमिली से सीखते हैं, फिर अपने फ्रेंड से सीखते हैं, फिर मीडिया से सीखते हैं। तो ये जो स्रोत है इसके थ्रू ही बच्चा जो है वो अपने अंदर सोशलाइजेशन को इनकलकेट करता है। नेक्स्ट, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। बिल्कुल सही है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों ही सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है ए का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। Now moving to the next question. For a children who are in concrete operational stage, teacher should. जो बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे है, अब आप देखो कि जो मैंने आपसे डिस्कस करा था कि जो क्वेश्चन ऑनलाइन मोड में आए थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे। डायरेक्ट यहाँ क्या होता कि सीधा आपसे पूछा जाता कि पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे क्या है, ठीक है ना। यहाँ ये ना पूछ के डायरेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू आपसे पूछा गया, कुछ एग्जाम्पल्स दे के आपको पूछा जा रहा है, लेकिन उन वो जो फिक्स थ्योरीज है, लाइक अगर हम बात करें कि पियाजे वाली थ्योरी है ना, जीन पियाजे की, नेक्स्ट जो है वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग्स, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम्पल की फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। सो आपसे क्या दिया गया है कि अगर कोई बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे है तो टीचर को क्या करना चाहिए। Give a lot of practice to deal with the abstract concepts, provide opportunity to classify objects and ideas on increasing complex levels, present problems that require higher order abstract thinking, give problems that require logical and scientific thinking. तो अगर हम बात करें इस स्टेज पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात तो हम यहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि ये कब आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे। तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट 2 ऑप्शंस क्या है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज ऑन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स लेवल एंड गिव प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग। यस, लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग तो बच्चों में डेवलप होती है, बट प्री ऑपरेशनल स्टेज ये जो आती है ये आपकी आती है किसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करना भी सीखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे
At which stage of cognitive development does the child understand that symbols can be used to represent object? Bicycle will generate an image even when absent. करेक्ट. जीन पियाजे के जो डिफरेंट स्टेजेस दिए गए हैं, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग एक बच्चा जो बाइसिकल के नहीं भी प्रेजेंट होने पे उसके दिमाग में उसकी जो है जो तस्वीर हम कह सकते हैं वो छपी हुई है, ये किस स्टेज को शो कर रहा है. ठीक है. जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है. ठीक है. तो ये जो बच्चा होगा ये किस स्टेज पे होगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज पे. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और इसी को स्कीमा भी कहा जाता है. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस. Yes. Now moving to the next question. Question number 7. Anab struggles with the addition of 3-digit number on his own, but he is able to do so with support. अनब जो है वो 3 डिजिट के एडिशन को करने में खुद से स्ट्रगल करता है, बट उसे कोई सपोर्ट दे दिया जाए तो वो उसे कर पाता है. फ्रॉम द टीचर इन लेव वाइगोत्स्की थ्योरी दिस हाईलाइट्स. लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये किसे हाईलाइट कर रहा है? ठीक है. तो हमने लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में 2 वर्ड पढ़े हैं. एक तो ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और एक हमने पढ़ा है स्कैफोल्डिंग. ये दोनों ही टर्म्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं. तो अगर हम बात करें ZPD की तो ये क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. यहाँ क्या कहा जाता है कि बच्चों का जो खुद का जो दायरा है, ठीक है ना, और किसी की सपोर्ट से जो वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, इन दोनों के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. और स्कैफ फोल्डिंग क्या है? हेल्प, सपोर्ट. तो यहाँ जो बात की गई है कि वो किसी की हेल्प से क्या कर रहा है? उन क्वेश्चंस को कर पा रहा है जो वो खुद से नहीं कर पाता है. तो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या हाईलाइट करता है? तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हाईलाइट कर रहा है. ठीक है. क्योंकि यहाँ स्कैफोल्डिंग तो है नहीं, रीइंफोर्समेंट की बात लेव वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, मैचुरेशन की भी नहीं करते हैं और ना ही सिम्बॉलिज्म की करते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज. लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, a passive process of reception of knowledge, a function of drill and practice, a function of stimulus response association. तो अगर हम बात करें लेव वाइगोत्स्की की तो लेव वाइगोत्स्की या फिर जीन पियाजे ये क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट है, रचनावादी है. और ये क्या मानते हैं कि जो लर्निंग है वो एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज है. सो द ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now moving to the next one. Ashna does a good because she would like to be seen as a good by the other people. At which stage of moral development is she according to Lawrence Kohlberg? आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है. वह लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किन चरणों में है? ठीक है. तो ये कौन सा स्टेज आता है? कन्वेंशनल स्टेज. यहाँ वो एप्रिसिएशन के लिए काम कर रही है, वो अच्छा बिहेव इसलिए कर रही है ताकि लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसे अच्छा समझे. ठीक है. तो ये लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, सॉरी लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग कन्वेंशनल स्टेज पे है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन learning has a social character. Textbook are the only source of knowledge. Sitting arrangement is totally fixed. Curriculum is standardized.
क्या दिया गया है? प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र साधन है। एकमात्र या ओनली जो है वो खुद में नेगेटिव है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। पाठ्यचर्या मानकीकृत होता है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। मीन्स लर्निंग इज अ सोशल कैरेक्टर, लर्निंग हैज अ social character. Now moving to the next question, which is question number 11. National Education Policy 2020 emphasis on. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 किस पे एम्फेसिस करता है? तो प्रीवियस अभी जो एग्ज़ाम हुए थे जनवरी 2022 में, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे तो ये NEP के क्वेश्चंस थे, जो कि काफ़ी सारे शिफ्ट्स में पूछे गए। और वैसे भी ये टॉपिक उस टाइम पे काफ़ी न्यू था। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो इस वाले में हो सकता है NCF 2022 के भी क्वेश्चंस पूछे जाए, ऑल्दो पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ है बट चल रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसिस ऑन, किस पे एम्फेसिस करता है? फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ओनली द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन, स्टैंडर्डाइज ऑफ नेशनल करिकुलम, और मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन एबिलिटी ऑफ अ चिल्ड्रन। मेमोराइजेशन की बात जहाँ कहीं भी की जाए वो नेगेटिव होती है, ओनली वाला स्टेटमेंट भी नेगेटिव होता है। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेशनल करिकुलम या फिर फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ जो बात की गई है वो फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की गई है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फिट्स द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस प्रपोज बाय हॉवर्ड गार्डनर? हॉवर्ड गार्डनर ने जो इंटरपर्सनल रिलेशन इंटेलिजेंस की जो बात की है उसमें क्या आता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्व्यक्तित्व वृद्धि का आलेख करती है? तो अगर हम बात करें इंटरपर्सनल की, उन्होंने जो कुछ 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस की बात की है, उसमें से एक है इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। इंटर मीन्स जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, और इंट्रा का मतलब होता है जब हम सेल्फ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लो स्टेटमेंट्स, ऑप्शंस क्या है? सेंसिटिविटी टू स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, सेंसिटिविटी टू रिदम एंड साउंड, तो इन चीज़ों की तो बात ही नहीं की गई है। कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड इंटेंशंस एंड डिज़ायर ऑफ अदर, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड सेल्फ। इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैंने आपको बताया इंटर मीन्स दूसरों के बारे में, तो ये वाला स्टेटमेंट जो होगा ये सही होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, डैश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाइगॉट्स्कियन कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें से क्या है जो वाइगॉट्स्कियन कंस्ट्रक्टिविज्म में मेजर रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल? तो इन्होंने लैंग्वेज को फर्स्ट प्रियोरिटी दी है। ठीक है, स्कीमा की बात जो करते हैं वो पियाजे करते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात जो करते हैं वो बिहेवियरिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ जो वाइगॉट्स्की जो करते हैं वो लैंग्वेज की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स शुड अ टीचर यूज टू असेस चिल्ड्रंस लर्निंग? टीचर को किन टूल्स का यूज़ करना चाहिए बच्चों का आकलन करने के लिए? क्लासरूम इंटरैक्शन, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज एंड सेल्फ असेसमेंट। तो ये सारे ही सही है। टीचर जो है बच्चों के असेसमेंट करते हैं क्लासरूम इंटरैक्शन के बेसिस पे, प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे, पोर्टफोलियोज के बेसिस पे और सेल्फ असेसमेंट की बेसिस पे। तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, that is the purpose of assessment as per National Education Policy 2020 is to provide information on. मेन पर्पस जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग आकलन करने का, वो क्या है? हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम,
कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद हर क्लासमेट्स, क्या बच्चों का कंपैरिजन उसके क्लासमेट्स के साथ करना उनके परफॉर्मेंस का? तो नहीं, हम कंपैरिजन की बात ही नहीं करते। द गैप्स एंड डेफिशिएंसीज इन स्टूडेंट्स लर्निंग टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हर फेलियर, तो उनकी फेलियर को आइडेंटिफाई करना तो है हमें, बस उन्हें इंटरप्ट नहीं करना होता है। तो जो 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वहाँ कुछ ऐसी बात नहीं की गई है। नेक्स्ट इज मेमोराइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट। मेमोराइजेशन नेगेटिव वर्ड होता है तो ये खुद में ही कट जाएगा। तो यहाँ क्या है, हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट इन एंड आउट ऑफ द स्कूल, बच्चों को कैसे स्कूल और स्कूल के बाहर भी सपोर्ट करना है। So these were the 15 questions that we have discussed, और इन नेक्स्ट वीडियो मैं ट्राई करूँगी कि इससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँ, और साथ ही जो मैंने ईवीएस के नोट्स के लिए बोला था वो भी मैं ट्राई करूँगी। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया है, बट जल्दी ही मैं आप सभी के साथ ईवीएस के वीडियोस भी लेकर आऊँगी जहाँ मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट उनको डिस्कस कर दूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।